नमस्कार साथियों, आपके सामने कक्षा 11th रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन के सामने। आज के इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र को, इस पेपर को हम कम्प्लीटली हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें उनका आंसर देना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चैप्टर नंबर 7 से है। N2 + 3H2 से 2NH3 अभिक्रिया के सही संबंध है। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से हमने अमोनिया बनाया है। तो अमोनिया बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि को हम क्या बोलते हैं? हैबर विधि है। मुख्यतः अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से किया जाता है। और इसके लिए केपी और केसी की बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका, इसमें केसी का मान बड़ा होगा और केपी का मान छोटा होगा। अब रीजन क्या है? देखो, उत्पाद के अणुओं में से आपके अभिकारक के अणु को घटाना है। तो उत्पाद के अणु कितने? 2, अभिकारक के अणु कितने? 3 और 1 4। तो कितना? -2 होगा। -2 आंसर होगा। तो -2 होने का मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा केपी छोटा होगा और केसी बड़ा होगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से अष्टक नियम का अपवाद है। क्या बात करें? निम्न में से अष्टक नियम का अपवाद है। तो देखो, यहाँ पर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपने अष्टक नियम के अपवाद में पढ़ा होगा कि विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु होते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त जो अणु होंगे उनका अष्टक कभी भी पूर्ण नहीं होता है। जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो सॉरी, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6। तो कुल कितने हुए? 11। तो 11 नंबर क्या है? विषम है। तो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु होंगे उनका अष्टक कभी भी पूर्ण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा NO। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.0500 में सार्थक अंकों की संख्या होगी कितनी है? तो सीधी बात है कि अगर शून्य अंक के दाईं ओर जो शून्य आते हैं तो उसको हम सार्थक अंकों में काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो इसके सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर गैस का सूत्र होता है। तो CO + H2 को हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। CO + H2 को क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, CO + N2 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, CO + N2 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? इसके बाद ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको आप किस और नाम से जानते हो? तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये मॉडल किसने दिया था? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र, तो देखो, जल का सूत्र तो आप सभी जानते हो क्या होता है? H2O। और भारी जल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D2O से। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये जो D है ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसका नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे, परम शून्य ताप पर शुद्ध व पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी का मान क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। कि परम शून्य ताप पर शुद्ध व पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी का मान क्या होता है? 0 होता है। अगला, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आपसे क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए। आवर्त नियम में वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म
परमाणु क्रमांक, जिसको आप परमाणु संख्या भी कहते हो, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब मैंने आपसे पूछा था कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो आपको राइट आंसर याद होना चाहिए, हेनरी मोजेले। हेनरी मोजेले, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। किसका? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सीधी सी बात है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, इससे पहले आखिरी की साथी आर्गन, फिर 3D4S। तो जो कॉपर आर्गन तक 18। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पेशल है तो ध्यान रखना, S में 1 आएगा और D में कितना आएगा? 10। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो 3D10 4S1, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको 3D10 4S1। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बोयल का नियम लिखिए। बोयल का नियम किस वैज्ञानिक ने बोयल का नियम लिखिए? तो चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है। अब यहाँ स्पेस नहीं बचा है, इसलिए इसका आंसर मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अच्छे तरीके से याद करें। अगला क्वेश्चन है, KO2 में पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। तो सीधी बात, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि पोटेशियम के ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो ये कौन से वर्ग में आता है? पहले वर्ग में, क्षार धातु में। तो क्षार धातु का ऑक्सीकरण अंक सदैव कितना होता है? +1 होगा। क्या होगा? +1। क्षार धातु का ऑक्सीकरण अंक सदैव कितना होता है? +1। तो पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? +1 होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, लुईस क्षार को परिभाषित कीजिए। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि वे यौगिक जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। तो वे यौगिक जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH3। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो अमोनिया होता है, वो लुईस क्षार की बातें व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बम्ब कैलोरीमीटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो बम्ब कैलोरीमीटर का नामांकित चित्र है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ध्यान रखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 11th हो या क्लास 12th हो, 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन नामांकित चित्र से संबंधित अपने हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो यहाँ स्पेस नहीं है, तो इसका आंसर है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे तरीके से नोट करके उसको याद कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आदर्श गैसों के लिए CP व CV में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। काफ़ी बार ये हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आदर्श गैसों के लिए CP और CV में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका आंसर भी मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, वहाँ से आप नोट कर लें। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि असमानुपातन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जब एक ही तत्व के ऑक्सीजन अंक में वृद्धि और कमी आती है तो उसे हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि वे अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में तत्व की बात करने ज़्यादा देगा कि वे अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी व वृद्धि दोनों होती है। वे अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी या वृद्धि दोनों होती है उसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा H2O2, H2O2 से क्या बनता है 2H2 + O2 इक्वल कर लेते दो। अब देखो आप सभी जानते हो कि जो आपने रिएक्शन लिखी है H2O2 से क्या बना दिया 2H2 + O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, सदैव -1 होता है। आपने यहाँ बनाया H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है और ऑक्सीजन में कितना होता है 0 होता है।
अब देखो -1 से -2 तो यहाँ तो हो गया ऑक्सीजन अंक की कमी, और -1 से 0 यहाँ हो गया ऑक्सीजन अंक की वृद्धि। जब एक ही तत्व के ऑक्सीजन अंक में कमी या वृद्धि दोनों होती है उसे हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके नेक्स्ट पेज पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने 17, अंतरकाशीय हाइड्राइड किसी कहते हैं और इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, थोड़ा आंसर बड़ा है तो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बर्फ़ जल पर तैरती है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखो बर्फ़ में क्या होता है, कुछ खाली स्थान होते हैं जिसके कारण बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण से बर्फ़ जल में तैरती है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बर्फ में कुछ खाली स्थान होते हैं। क्या लिखा, बर्फ में कुछ खाली स्थान होते हैं जिसके कारण बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। इस कारण बर्फ वो जल पे तैरती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 19 कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐसे विलयन की क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलरता का परिकलन कीजिए जिसमें यू ग्राम, यू नहीं है ये 4 ग्राम है, 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया ताकि विलयन में 250 ml प्राप्त हो जाए। तो देखो सीधी बात है कि यहाँ आपको क्या ज्ञात करनी है, मोलरता। तो मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तरीका क्या होता है, विलय का भार तो आएगा ऊपर, विलय का मोलर द्रव्यमान आएगा नीचे, इनटू विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई, अगर ml में लिए तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। अब देखो इसको मैं ऊपर हल कर रहा हूँ कि विलय की मात्रा कितनी दी है आपको, 4 ग्राम। NaOH विलय, तो इसका NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, जल्दी से कमेंट से बता दीजिए। और विलयन का आयतन कितना दिया है आपको, 250 ml। अब इसको आपको केवल कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, थोड़ा मैं ले रहा हूँ कि स्क्रीन में दिए। तो कैपिटल M बराबर विलय का भार कितना है, 4 ग्राम। NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 40। कितना, विलयन का आयतन 250 ml, और ml में लिया है तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब मुझे नहीं लगता कि इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालने में आपकी कोई परेशानी आएगी। हाँ, और मोलरता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा, तो मोल प्रति लीटर। तो जल्दी से इस कैलकुलेशन को हल करके इसका जो आंसर आए वो आप कमेंट से बताइए। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि अकेले मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी साथ में, तभी आप कुछ चीज़ सीख पाओगी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम व गणितीय व्यंजक लिखिए। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है कि ऊष्मा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बोलूँगा इतने में आप याद कर लोगे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार ऊष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला पूछा है गणितीय व्यंजक लिखें। तो इसका गणितीय व्यंजक क्या होता है, डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का क्या है, गणितीय रूप है। तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W। डेल्टा U का मतलब आंतरिक ऊर्जा, Q का मतलब ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, और W का मतलब किया गया कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो चुका है। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित कीजिए। तो क्षारीय माध्यम में संतुलित करनी है। तो इस अभिक्रिया को आप कैसे संतुलित करोगे, तो ये चैप्टर मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, उसका एक स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। इस रिएक्शन को मैंने किस प्रकार से संतुलित किया वो आप वहाँ से देख कर नोट करके समझ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 22, 66 ग्राम CO2 में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो समझो कि 66 ग्राम में मोलों और अणुओं की संख्या। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ से समझाना चाहूँगा कि आप सभी जानते हो कि CO2 का मोल द्रव्यमान कितना होता है, 44। इसका मतलब क्या हुआ कि 44 ग्राम CO2 किसके बराबर होती है, 1 मोल के।
तो 1 ग्राम किसके बराबर होगी, 1/44 के, कितना ग्राम दिया है, 66 ग्राम। 66 ग्राम CO2 किसके बराबर हो जाएगी, तो 1/44 और यहाँ कितना कहते हैं 66। अब इसको देखो डिवाइड कर लो आप, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो इसको आप 22 की टेबल बोल सकते हो, तो ये तो जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार, ठीक है। अब 22 की टेबल से डिवाइड किया तो ये 3 बार और ये 2 बार, तो 3 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 मोल। तो 66 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी होती है, 1.5 मोल होगी। कितनी होगी, 1.5 मोल। अब देखो आपसे सवाल में क्या पूछ लिया, अणुओं की संख्या, किसकी, अणुओं की संख्या। आप इतनी जानते हो कि 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 अणु। तो 1 मोल में इतनी होगी तो 1.5 मोल में कितनी होगी, इसका मतलब इस 1.5 मोल को इस संख्या से आप गुना कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से, ये तो मैंने बता दिया कि 66 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या 1.5 मोल होती है। अब अणुओं की संख्या पूछिए तो 1.5 मोल को आप 6.022 × 10⁻23 अणु से गुणा कर लो, वहाँ पर अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स में बता दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो और समझ सकते हो और अच्छे तरह से याद कर ले, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि NH3 और NF3 में किस अणु का ध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और क्यों। तो पहली बात तो याद करना कि किसका होता है, NH3 का होता है। किसका होता है, NH3 का। इसकी आकृति बना लो, तो नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और एक इसमें क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए यहाँ पे। दूसरा बना लो ये F, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। देखो नाइट्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इस कारण से बंध के इलेक्ट्रॉन सब किधर विस्थापित होंगे, नाइट्रोजन की ओर, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होंगे। और इसमें क्या होता है, लोन पेयर में तो इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर की ओर शो करेंगे, और यहाँ पर नाइट्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा होता है, इस कारण से ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। तो चित्र को ध्यान से देखने पर साफ साफ समझ में आता है कि NH3 का जो ध्रुव आघूर्ण है वो NF3 से अधिक होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयनन एंथैल्पी को समायन प्रभाव और बफर विलयन पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। जो समायन प्रभाव तो बता दूं कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में समान आयन वाला जब आप प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाते हो तो समान आयन है जो प्रतिस्थापित हो जाते हैं, इसे बोलते हैं समायन प्रभाव। और बफर विलयन का मतलब होता है कि किसी भी ऐसा विलयन जिसमें तनु कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी pH में परिवर्तन नहीं होता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। लेकिन इनका आंसर आप कैसे लिखोगे वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, वहाँ से आप इसका आंसर याद कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, आयनन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। आयनन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। तो सीधी सी परिभाषा कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के 72 कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊर्जा, क्या लिख सकते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के 72 कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब देखो नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। क्यों? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, नाइट्रोजन से पहले अक्रिय गैस कौन सी आ गई, हीलियम, फिर 2s 2p, तो इसमें 2 और इसमें 3। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आ गई, हाइड्रोजन, वो हीलियम, 2s 2p, इसमें 2 इसमें 4। तो देखो नाइट्रोजन का जो पी कक्षक होता है वो क्या होता है, अर्धपूरित। नाइट्रोजन का जो पी कक्षक होता है वो क्या होता है,
अर्धपूरित होता है, और अर्धपूरित होने से इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, जबकि इसमें 4 होते हैं तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न अणुओं में संकरण का प्रकार व आकृति लिखिए। देखो PCl5 की बात करते हैं तो 5 है, तो इसमें आकृति आपकी sp3d हो गई, ठीक है। और sp3d आकृति होती है तो आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, या P ऐसे 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। क्लियर है। अब बात करें BCl की, BCl3 बोरोन, तो जो बोरोन कौन से वर्ग में आता है, तो 3 है, तो 3 का मतलब इसमें संकरण हो जाता है आपका sp2, क्या हो जाएगा sp2, और sp2 होगा तो इसकी आकृति केवल त्रिकोणीय बनती है ऐसे, बोरोन, तो ये कौन सी आकृति होगी, त्रिकोणीय। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि PCl5 में संकरण sp3d आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिड, BCl3 में संकरण sp2 और आकृति त्रिकोणीय होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन के अथवा में भी आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन आबंध को परिभाषित कीजिए, या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में किस प्रकार हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। देखो सबसे पहले बता हाइड्रोजन बंध की, जब हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ लिख लेते हैं हम थोड़ी सी परिभाषा, कि जब हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, और विशेषकर कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है, तो उनमें बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और इस बंध को आप किसके द्वारा, डैश डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में किस प्रकार का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, समझिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में किस प्रकार का, जो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे हल कर रहा हूँ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बेंजीन वाले, ये OH, इसको तो बोलते हैं फिनोल, और यहाँ जोड़ दिया मैंने N डबल बॉन्ड O, और ये एक ऑक्सीजन इससे जुड़ा होता है, ये NO2 समूह हो गया। अब इस ऑक्सीजन और इसमें ये जो बंध बनता है उस बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो जब एक ही अणु के अंदर, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जब एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे हम अंतर अणुक या अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो क्वेश्चन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नहीं समझ में आया तो आपको आ देखो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में किस प्रकार का हाइड्रोजन बंध होता है, तो आप सीधा लिखोगे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। अगला है दे ब्रोगली की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत क्या है, और दे ब्रोगली समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद अब अगला चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है N+L का नियम लिखिए, और 4p कक्षक में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन के लिए N+L का मान लिखें। तो N+L का रूल क्या है कि वह कक्षक जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है। तो नियम तो क्या है कि वह कक्षक जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होता है, वह कक्षक जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है। इसके बाद पूछा 4p कक्षक में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, जो N का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, और L का मतलब होता है दिगंशी क्वांटम
संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या n अब 4 है, तो इसमें लिए n का मान तो कितना होगा 4, और p के लिए l का मान होता है आपका, देखो s के लिए तो होता है 0 और p के लिए कितना होता है 1। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि 4p कक्षक में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान तो कितना हो जाएगा 4, और l का मान कितना हो जाएगा p के लिए l का मान कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का एक प्रश्न पत्र है वो आपको हल करवा दिया है। उम्मीद है आप इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एग्जाम में किस प्रकार से इनके क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमें आंसर देना है। और अपना जो हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर आता है, हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर आता है वो कितने अंकों का आता है, 50 अंक का। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि अगर ये पेपर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में होता और आपके पास आता तो आप 50 अंकों में से कितने अंक ले पाते। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वो वीडियो कैसा लगा ये बात भी आप बताइए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।